हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। चैप्टर में हम देख रहे थे कि क्यों हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक से ज्यादा मटेरियल से बन सकते हैं, अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। और कि हमें कौन से मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है ये किस पर डिपेंड करता है। तो ये सारा हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था और चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो बच्चों, आज हम करेंगे इसका एक क्विक रिवीजन और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी स्टार्ट कर लेंगे। तो रिवीजन से ये होगा कि चैप्टर हमें और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं अपने लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम पूरा रिवाइज कर लेंगे जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एनसीईआरटी की बेसिकली हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। अब सबसे पहले फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि हम वस्तुओं के समूह बनाते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम बच्चों वस्तुओं के समूह इसीलिए बनाते हैं ताकि उनकी स्टडी इजी हो सके, आसान हो सके, हमारा ज़्यादा समय जो है उस पर ना लगे। ठीक है, यानी कि ज़्यादा टाइम हमारा वहाँ पर वेस्ट ना हो। क्लियर। चलिए, तो जैसे हम बात करते हैं समूहीकरण का अर्थ है समान वस्तुओं को एक साथ रखना। जैसे सुपरमार्केट में समान उत्पादों को एक ही शेल्फ पर रखा जाता है, जिससे आपको अपनी जरूरत की चीज ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि एक लाइब्रेरी है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आपके स्कूल में एक क्या है, लाइब्रेरी है। एक लाइब्रेरी है। ठीक है, अब जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हो वहां पर आपको अलग अलग शेल्फ दिखाई देते हैं। तो इन अलग अलग शेल्फ में जो है कई सारी बुक्स रखी रहती हैं। अब मान लीजिए कि एक दूसरी लाइब्रेरी है, एक दूसरी लाइब्रेरी है। अब ये जो पहली वाली लाइब्रेरी थी इसमें यहाँ पर 11th की बुक्स हैं, यहाँ पर जो है 10th की बुक्स हैं, यहाँ पर जो है 12th की बुक्स है। ठीक है, यहाँ पर जो है 6th की बुक्स है। और यहाँ पे है 7th का शेल्फ। ठीक है, तो ये अलग अलग शेल्फ हैं। और यहाँ पर इन शेल्फ में जो है इस तरीके से इन शेल्फ को ऐसे डिवाइड किया गया है और यहाँ पर कई सारी बुक्स रखी गई हैं। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर इस लाइब्रेरी में आपको जाना है, कौन सी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी ए में आपको जाना है, और लाइब्रेरी ए में जाकर के आपको क्लास 6 की साइंस की बुक लेकर के आनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इस लाइब्रेरी में जाओगे, क्लास 6 वाला जो शेल्फ है, ठीक है, उसके पास जाओगे, उस शेल्फ में देखोगे अलग अलग बुक्स होंगी, साइंस की बुक आप आसानी से निकाल करके ले आओगे। ठीक है, वहीं एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बी। अब ये जो लाइब्रेरी बी है, यहाँ पर बुक्स का एक ढेर लगा हुआ है ना, इस तरीके से जैसे मिट्टी का ढेर लगा हुआ होता है ना, वैसे ही यहाँ पर अलग अलग बुक्स का ढेर लगा हुआ है। ठीक है, अब इस ढेर में जो है 6 की बुक्स भी हैं, 7 की भी हैं, 12 की भी हैं, कुछ मैगजीन्स भी हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं।
ठीक है। कुछ जनरल नॉलेज की बुक्स भी हैं, 10th की बुक्स हैं, 11th की बुक्स हैं, हर क्लास की बुक जो है इसी ढेर में है। ठीक है। अब आपसे कहा जाए सेम चीज कि आपको क्लास 6th की साइंस की बुक लेकर के आनी है लाइब्रेरी बी से, तो अब आप जाएंगे इस ढेर में से, कैसे आप बुक्स को ढूंढेंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। जहां पर आपको लाइब्रेरी ए में केवल 2 मिनट लगे थे, वहां पर आपको लाइब्रेरी बी में 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब आप समझ गए हैं कि वर्गीकरण करना या समूहीकरण करना क्यों जरूरी है। जैसे लाइब्रेरी ए है तो उसमें व्यवस्थित तरीके से बुक्स रखी गई हैं, तो हमारा ना तो ज्यादा समय खराब होगा और ना ही बुक्स भी सही रहेंगी, सेफ रहेंगी, है ना। जो बुक हमें चाहिए हम आसानी से उससे निकाल सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी बी में जो है केस बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ पर ढेर लगा हुआ है तो कुछ बुक्स जो है वो डैमेज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझ में आता है कि क्यों समूहीकरण, एक क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्लियर? तो ये तो हमने देख लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि कौन से वस्तु जो है, कौन से मटेरियल की बनेगी, ये किस पर डिपेंड करता है। हमने पढ़ लिया था बच्चों, ये उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमें बनाना क्या है, मान लीजिए हम चाह रहे हैं एक ग्लास बनाना। ठीक है, तो यानी कि एक टम्बलर बनाना। टम्बलर यानी कि जिस पर हम रख करके चाय पी सके, पानी पी सके। बेसिकली उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो लिक्विड को होल्ड कर सके। अब वो लिक्विड गर्म हो, ठंडा हो, उस लिक्विड को वो अपने अंदर होल्ड कर सके। ठीक है, तो हम चाहें तो जो हमें टम्बलर बनाना है, वो टम्बलर हम कागज का बना सकते हैं, कपड़े का बना सकते हैं। लेकिन देखो, बना तो सकते हैं, लेकिन वो वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी? लिक्विड को होल्ड करने वाली प्रॉपर्टी। मान लीजिए कागज का हमने एक टम्बलर बना लिया और उसमें हमने डाल दिए चाय, तो वो जो चाय है वो सारी क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी, है ना। वो पूरा लीक करेगा, और कागज का टम्बलर है तो वो तो आसानी से फट भी जाएगा, है ना। वैसे ही हम एक कपड़े का टम्बलर बना लें, तो कपड़े का जो टम्बलर है वो भी क्या होगा, है ना। टम्बलर कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो कपड़े का टम्बलर है, ये भी क्या होगा, इसमें भी जब हम चाय डालते हैं या पानी डालेंगे तो ये भी लीक करेगा, है ना, क्योंकि इसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है कि ये लिक्विड को अपने अंदर होल्ड कर सके। इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे जो है दूसरे मटेरियल से बना सकते हैं टम्बलर को। जैसे कि हम ग्लास से बना सकते हैं, हम प्लास्टिक से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम धातु से बना सकते हैं, और भी अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाए, यानी कि जो लिक्विड को होल्ड कर पाए। जैसे मिट्टी से हम बना सकते हैं टम्बलर, तो मिट्टी के टम्बलर जो होते हैं वो लिक्विड को होल्ड कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये भी समझ में आ गया था, ये भी क्लियर हो गया था। नेक्स्ट, मटेरियल की प्रॉपर्टी हम देख रहे थे। तो मटेरियल की देखो दो तो मेन प्रॉपर्टीज होती है, जो किसी भी मैटर की भी होती ही हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि मटेरियल्स क्या करते हैं, जगह घेरते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरा, कि उनमें कुछ ना कुछ मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि किसी बात कर लेते हैं, एक लोहे की रॉड है। ठीक है, क्या है ये है एक आयरन रॉड। के अलावा आप कुछ और भी चीज ले सकते हो, जैसे हम एक पेंसिल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, एक पेंसिल है। ठीक है, हम एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रहा टेबल। तो ये जो टेबल है, ये भी क्या है, किसी मटेरियल से ही बना हुआ है। ठीक है, क्लियर। मान लीजिए ये बना हुआ है वुड से, ये टेबल जो है वो वुड से बनी हुई है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं। जैसे ये जो आयरन रॉड है, ये बनी हुई है एक मेटल से।
ये जो पेंसिल है ये बनी हुई है वुड से, ठीक है। अलग अलग तरह की पेंसिल्स होती हैं, कोई प्लास्टिक से भी बनी हुई होती है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या मतलब है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक मटेरियल से बनता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से भी बन सकता है, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे आगे। जैसे इस टेबल की हमने बात की तो ये लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जितने भी मटेरियल्स हैं, ये क्या, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम अपीयरेंस की बात करें, हार्डनेस की बात करें, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कुछ फॉलो करेंगे, कुछ फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन दो ऐसी मेन प्रॉपर्टीज हैं जो सारे के सारे मटेरियल्स फॉलो करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, मटेरियल क्या करेंगे, स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, जगह को घेरते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आयरन रॉड ने इतनी जगह क्या की हुई है, घेरी हुई है, और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। वैसे ही पेंसिल ने, वुड ने, या आप अपने क्लासरूम में आसपास अगर देखोगे, कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे, जैसे टेबल, चेयर, बॉक्स, बुक, नोटबुक, कई सारी चीजें, ब्लैक बोर्ड, डस्टबिन, डस्टर, चौक, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। और आपको ये भी दिखाई देगा कि सभी ने जगह घेरी हुई है, और सभी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ वजन है। ऐसा नहीं है कि किसी का कोई वजन ही नहीं है, ठीक है। चाहे आप खुद भी क्यों ना हो, तो आप एक मैटर हो, आपने भी जगह घेरी हुई है, और आपका भी कुछ ना कुछ मास है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर है कि ये दो प्रॉपर्टीज सारे ही मटेरियल की होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग मटेरियल्स को जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी आप मटेरियल देख रहे हो, कुछ मटेरियल तो हैं जो एक ही सॉरी जो कुछ ऑब्जेक्ट्स इनमें से ऐसे हैं जो एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग से बने हुए हैं। जैसे आप सीजर को देखो, यानी कि कैंची को देखो, ठीक है। तो आपको क्या कैंची एक ही मटेरियल से बनी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कैंची को ध्यान से यहाँ पर देखोगे, सेकेंड लाइन पे जो फर्स्ट पिक्चर है सीजर्स यानी कि कैंची की, उसपे उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा बच्चों कि जो कैंची का जो आगे वाला पार्ट है ना, जिसे हम काटने के लिए यूज करते हैं, जैसे पेपर कटिंग हो, हेयर कटिंग हो, किसी भी चीज के लिए यूज हम करते हैं, तो वो बना हुआ है मेटल से, ठीक है। और उसका जो पीछे का पार्ट है जिसे हम अपनी उंगलियों में पकड़ते हैं, ठीक है, वो बना हुआ है प्लास्टिक से। तो ये जो सीजर है ये दो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। वैसे ही आप स्टेपलर को देखें तो स्टेपलर का जो बाहर का जितनी भी कवरिंग है वो सभी बनी हुई है प्लास्टिक से, और अंदर जिसे हम स्टेपल करते हैं वो बना हुआ है कुछ मेटल से, ठीक है। वहीं आप पिंस को देखो तो पिंस में भी दो चीजें क्या है, मिली हुई है। अच्छा, कुछ जो है वो एक ही तरह से बने हुए हैं, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही मटेरियल से बनेगा। जैसे हम डेस्क और चेयर की बात करें तो डेस्क और चेयर यहाँ पर तो लकड़ी के बने हुए हैं, इस इमेज में हमें दिख रहे हैं। तो क्या केवल लकड़ी के ही डेस्क और चेयर बनते हैं? बिल्कुल भी नहीं, लकड़ी के बनते हैं। इसके अलावा ये मेटल के भी बन सकते हैं, प्लास्टिक के भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीजों से, ये अलग अलग मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर की सामग्रियों को क्यों छांटते हैं? ताकि उनका अध्ययन आसानी से हो सके, ताकि हम आसानी से सही कार्य के लिए सही सामग्री का चुनाव कर सकें, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये तो हमने पढ़ लिए थे बच्चों। फिर हम बात कर रहे थे ये जो मटेरियल्स हैं इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है, तो जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। सबसे पहले आता है अपीयरेंस यानी कि दिखावट, हार्डनेस यानी कि कठोरता, सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता, डेंसिटी यानी कि घनत्व, और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। अगर अपीयरेंस की बात करते हैं तो अपीयरेंस के बेसिस पर हम मटेरियल्स को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब अपीयरेंस
में ऐसा क्या होता है, अगर हम अपीयरेंस यानी कि दिखावट की बात करें तो मटेरियल जो है वो एक दूसरे से काफी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। क्या सच में दिखाई देते हैं? आप खुद से सोचिए। क्या प्लास्टिक लकड़ी से अलग दिखाई देता है? लकड़ी कागज से अलग दिखाई देती है? कागज धातु से अलग दिखाई देता है? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। मटेरियल जो है अलग अलग दिखाई देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब जब वो अलग अलग दिखाई देते हैं तो ये भी होता है बच्चों कि कुछ जो है वो चमकदार होते हैं और कुछ चमकदार नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे अगर हम कागज की बात करें तो क्या कागज शाइनी होता है, चमकदार होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या धातु यानी कि गोल्ड की अगर हम बात करें तो क्या गोल्ड चमकदार होता है, सोना चमकदार होता है? बिल्कुल होता है चमकदार। अगर हम लकड़ी की बात करें तो क्या लकड़ी चमकदार होती है? तो लकड़ी तो चमकदार नहीं होती। लेकिन अगर हम लोहे की बात करें तो क्या लोहा चमकदार होता है? हाँ, बिल्कुल लोहा चमकदार होता है। ठीक है, तो अपीयरेंस के बेसिस पर हम दो भागों में बांटते हैं मटेरियल्स को। कुछ हमारे एक होते हैं हमारे मेटल्स और एक होते हैं नॉन, या हम कहें एक लस्टरस और एक होते हैं नॉन लस्टरस। तो लस्टरस जिनमें चमक होती है, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल ज़्यादातर हमारे मेटल्स हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। ठीक है, अगर हम नॉन लस्टरस की बात करते हैं तो जैसे सल्फर है, रेड फॉस्फोरस है। इसके अलावा नॉन मेटल्स के अलावा हम यहाँ पर लकड़ी को लिख सकते हैं। लकड़ी भी क्या है, एक खैर मेटल तो नहीं है, नॉन मेटल ही है। ठीक है, तो चलिए, क्लियर है अपीयरेंस के बेस पर। खैर चैप्टर में हमने कर लिया इसको डिस्कस। फिर हार्डनेस यानी कि कठोरता के आधार पर दो तरीके से हम इन्हें, यानी कि दो पार्ट्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं, या हम कहें दो पार्ट में हम इनको क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं कठोर और एक होते हैं कोमल। तो जो कठोर होते हैं उन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जबकि जो कोमल होते हैं उन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। एग्जाम्पल कई सारे हैं। कठोर की बात करें तो जैसे कोई धातु है, ईंट है, ठीक है, कांच है, डायमंड है, ये सभी कैसे हैं, कठोर हैं। और अगर हम सॉफ्ट की बात करें तो रबर है, ऊन है, कॉटन है। ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फिर सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो पानी में घुल सकते हैं उन्हें सॉल्युबल कहेंगे, जो नहीं घुल सकते या जो नहीं घुलते उन्हें इनसॉल्युबल कहते हैं। सॉल्युबल जैसे कि नमक है तो वो पानी में घुल जाता है तो वो सॉल्युबल हो गया। पत्थर है, वो पानी में नहीं घुलता तो वो क्या हो गया, इनसॉल्युबल। खैर चैप्टर में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मटेरियल्स को देखा था। तीनों में से जो सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं उनके एग्जाम्पल की भी बात की। फिर हमने बात की थी डेंसिटी की। तो ऐसे पदार्थ, या सॉरी, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो डूब जाते हैं और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो तैरते हैं। जैसे एक बीकर में हम पानी ले लें, उसमें कुछ पत्तियां डाल दें और कुछ सिक्के डाल दें, तो हम क्या देखेंगे, जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, वो पानी में डूब जाते हैं। क्यों डूबते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जो पत्तियां हैं वो पानी में तैरते हैं। तो क्यों तैरते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलिए, ये बात हो गई डेंसिटी की। चलिए, तो जैसे कि हमने देखा, डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पर हम दो भागों में इन्हें बांटते हैं। तो जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं या कुछ मटेरियल्स हैं, उनकी डेंसिटी ऑब्वियसली पानी से ज़्यादा होगी और किसी की डेंसिटी पानी से कम होगी। ठीक है, तो इससे हमें कैसे पता चलेगा? देखो, जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी तो वो पानी में डूब जाएंगे। जैसे हम किसी धातु की बात करें तो धातु की जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा ही होगी, तो धातु की कोई भी बनी हुई चीज़ होगी तो वो पानी में हमेशा सिंक करेगी, यानी कि डूब जाएगी। वहीं अगर हम बात करें ऑयल की, तेल की, तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक पानी के ग्लास में आप क्या कीजिए, एक चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए, तो आप क्या देखोगे कि वो सरसों का तेल है वो पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है अलग से, कुछ इस तरीके से। देखिए, मान लीजिए ये जो है ये हमारा वाटर है और इसमें डालते हैं हम एक चम्मच सरसों का तेल। तो ये जो सरसों का तेल है
ये कुछ इस तरीके से पानी के ऊपर जो है एक लेयर बना देता है अलग से, ठीक है। तो ऐसा किस वजह से होता है, इससे आप क्या समझते हो? ठीक है, अच्छा ये भी सोचने वाली बात है कि ये पानी के ऊपर ही लेयर क्यों बनाता है, ये पानी के नीचे भी तो लेयर बना सकता था, है ना। जैसे अगर हम पानी में मिट्टी डाल दें, ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास है पानी, ये एक बीकर है और इस बीकर में है पानी और इसमें हम डाल देते हैं मिट्टी को, ठीक है। एक चम्मच सैंड डाल देते हैं, तो मान लीजिए ये हमने सैंड डाली, तो सैंड क्या होगी, इसके नीचे में इस तरीके की लेयर बना देगी। तो सैंड ने नीचे ही लेयर क्यों बनाई, सैंड ने ऑयल की तरह ऊपर लेयर क्यों नहीं बनाई? तो ये सब होता है डेंसिटी की वजह से। अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल की, मस्टर्ड ऑयल की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो पानी से काफी कम होता है, जिस वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। वहीं अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी की जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा ही होगी, जिस वजह से वो पानी में क्या कर रहा है, डूब रहा है। इतना क्लियर है? तो अगर हम एक धातु की बोतल ले लें और एक प्लास्टिक की बोतल ले लें, दोनों को एक कंटेनर में डालें, तो आप क्या देखोगे, प्लास्टिक बोतल क्या होगी, ऊपर फ्लोट करेगी, और जो धातु की बोतल होगी, मान लीजिए लोहे की हमने कोई बोतल ली है, तो वो पानी में क्या करेगी, सिंक करेगी, ठीक है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, डेंसिटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन या ये हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी पानी से ज्यादा अगर है तो सिंक करेगा यानी कि डूब जाएगा, और पानी से कम है तो फ्लोट करेगा यानी कि तैरेगा। क्लियर? चलिए, फिर बात की थी हमने ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। तीन भागों में हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांसपेरेंसी का। एक होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं हमारे ट्रांसल्यूशेंट, और एक होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब ये तीनों क्या है? ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ठीक है, जो जिनके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं। मान लीजिए, एक छोटे से एग्जांपल से हम इसे समझेंगे और बहुत क्लियरली हम समझ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये एक है दरवाजा और ये दरवाजा है कांच का, ठीक है। ये है दूसरा दरवाजा, ये दरवाजा है लकड़ी का, और ये है तीसरा दरवाजा, ये दरवाजा है फ्रॉस्टेड ग्लास का, ठीक है, फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास यानी कि है तो कांच ही लेकिन कैसा, फ्रॉस्टेड, ठीक है। चलिए, तो अब आप इस कांच के दरवाजे के एक तरफ कोई व्यक्ति ए है और कांच के दरवाजे के दूसरे तरफ कोई व्यक्ति बी है। वैसे ही लकड़ी के दरवाजे की एक तरफ कोई व्यक्ति ए है और लकड़ी के दरवाजे की दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बी है। वैसे ही फ्रॉस्टेड ग्लास के दरवाजे के बगल में कोई व्यक्ति ए है पहले, और दरवाजे के पीछे कोई व्यक्ति बी है। अब इन तीनों एग्जाम्पल में अगर आप देखो, जहां पर है कांच का दरवाजा, तो कांच के दरवाजे से पहले है व्यक्ति ए और कांच के दरवाजे के पीछे है व्यक्ति बी। तो क्या ए और बी आपस में एक दूसरे को कांच के दरवाजे के आर पार देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे, है ना, आर पार देख पाएंगे, है ना। अगर बीच में कोई कांच की स्क्रीन लगी हो या कांच का कोई दरवाजा लगा हुआ हो, है, आप और आपके फ्रेंड दोनों दरवाजे के आगे पीछे हो, ठीक है, तो आप एक दूसरे को देख पाओगे, आसानी से देख पाओगे, ठीक है। चलिए, अब वहीं पर कांच के दरवाजे की जगह अगर लकड़ी का दरवाजा हो, तो क्या लकड़ी के दरवाजे के थ्रू आप एक दूसरे को देख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। आप एक कमरे में हो, वहां पर लकड़ी का दरवाजा है और कमरे के बाहर से कोई पर्सन भी है, तो आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। मान लीजिए एक पर्सन है या एक से ज्यादा कोई है, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। क्लियर? और वहीं लकड़ी के दरवाजे को हम रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास से, ठीक है। यानी कि ऐसा ग्लास जो कैसा होता है, धुंधला होता है, जिसके आर पार लाइट थोड़ा बहुत पास तो होती है लेकिन पूरी तरीके से पास नहीं होती, ठीक है। तो फ्रॉस्टेड ग्लास के एक तरफ व्यक्ति ए है और दूसरी तरफ व्यक्ति बी है। तो आप देखोगे कि एक तरफ जो व्यक्ति ए है वो देख तो लेगा कि दूसरी तरफ कोई खड़ा है, कोई व्यक्ति है, लेकिन उसे क्लियरली नहीं दिखाई देगा कि ये व्यक्ति कौन है, ठीक है। इतना समझ में आया? क्लियर है इतना? यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे कि ये कांच का दरवाजा, जिनके आर पार हम पूरे तरीके से देख पाते हैं,
उन्हें कहा जाता है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी वस्तुएं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं उन्हें कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि अपारदर्शी। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि कंप्लीटली देख पाए, है ना, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पूरे तरीके से नहीं देख सकते, उन्हें कहा जाता है पारभाषी वस्तुएं। ठीक है, क्लियर इतना? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशेंट एंड ओपेक। इसके अलावा अगर हम कोई और एग्जांपल दें तो जैसे आपने दुकानों में देखा होगा टॉफी के या टॉफी चॉकलेट इनके जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी कि पारदर्शी होते हैं। उनके आर पार हमें बिल्कुल दिख जाता है कि कौन से डब्बे में टॉफी रखी है, किसी में च्युइंगम रखा है या चॉकलेट रखा है, देख पाते हैं ना बिल्कुल, तो उन्हें कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। क्लियर है? चलिए, तो बाकी ट्रांसल्यूशन की अगर हम बात करें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते उन्हें कहा जाता है ओपेक, और जिनके आर पार हम पार्शियल यानी कि थोड़ा बहुत देख पाते हैं उन्हें ट्रांसल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। चलिए, तो यहाँ पर लाइट के थ्रू बताया गया है कि कौन से ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूशेंट है और और ओपेक है। तो आप देखोगे ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार पूरी लाइट पास हो रही है, ट्रांसल्यूशेंट जिनके आर पार थोड़ा बहुत ही लाइट पास हो रही है, और ओपेक जिनके आर पार थोड़ा भी लाइट पास नहीं हो रही है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये तो आप आसानी से बता ही दोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो ट्रांसपेरेंट के। ट्रांस जैसे चश्मे हैं, है ना, चश्मे हमारी आंखों के आगे लगे हुए हैं तो इससे हम सब कुछ देख पा रहे हैं, जबकि बीच में क्या है, हमारी आंखों के बीच में क्या है, एक कांच की स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ देख पा रहे हैं यानी कि ट्रांसपेरेंट। जैसे कि लेंस है ना, लेंसेज होते हैं, तो लेंस के थ्रू भी हम देख पाते हैं क्लियरली, तो वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट। जैसे अगर हम ट्रांसल्यूशन की बात करें तो जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास है, बटर पेपर है, ठीक है, आप देख सकते हो। ओपेक की बात करें तो ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट हैं वो ओपेक ही हमें देखने को मिलेंगे, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। क्लियर है इतना? चलिए, तो एग्जांपल आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। तो चैप्टर का एक अच्छे से हमने रिवीजन कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसे 5 वस्तुओं के नाम आपको लिखने हैं जिन्हें लकड़ी से, जो लकड़ी से बने हुए होते हैं। तो आप आसानी से लिख लोगे जो लकड़ी से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। चलिए, तो आपने लिख ही लिया होगा। तो जैसे टेबल है, चेयर है, कुर्सी, बेड यानी कि पलंग, डोर, डोर है, ठीक है, इसके अलावा कोई बॉक्स है, वुडन बॉक्स, ये सभी लकड़ी से बने हुए होते हैं। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपको और भी एग्जाम्पल पता है? देखो, पता तो होंगे ही, आपको पता ही है कि कितनी सारी चीजें लकड़ी से बनी हुई है। जैसे आपके पास, आपके क्लास में डस्टर है, तो डस्टर भी लकड़ी से बना हुआ होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी, जैसे डाइनिंग टेबल है, वो भी लकड़ी से बना हुआ होता है। ठीक है, सोफा है, लगभग वो भी लकड़ी से ही बना हुआ होता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लकड़ी से बनी हुई होती हैं, तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो नोट कर लीजिए, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप नोट कर लीजिए। अच्छा, आपका होमवर्क है बच्चों कि लकड़ी वाले तो हमने लिख दिए, आपको लिखना है कि प्लास्टिक से बने हुए 5 ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, 5 आपको लिखने हैं। और साथ में मेटल यानी कि धातु से बने हुए 5 ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये भी आपको लिखना है, ये भी हम आपका होमवर्क है। ये तो आप आसानी से लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क भी आप नोट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। तो आपको इनको मैच करना है और बताना है कि किससे ये बन सकते हैं। जैसे अगर हम बुक की बात करें तो बुक बनती है पेपर से। अगर हम टम्बलर की बात करें बच्चों, तो टम्बलर जो है वो तो बन सकता है ग्लास का, टम्बलर लकड़ी का भी बन सकता है और टम्बलर प्लास्टिक का भी बन सकता है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं चेयर की, तो चेयर बच्चों बन सकती है लकड़ी से और चेयर प्लास्टिक से भी बन सकती है। अगर हम टॉयज की बात करें तो टॉयज बन सकते हैं लकड़ी के, टॉयज बन सकते हैं प्लास्टिक के, टॉयज बन सकते हैं लेदर के, टॉयज बन सकते हैं पेपर के। ठीक है, टॉयज तो ग्लास के भी बन सकते हैं, बनते ही हैं। अगर हम शूज की बात करें तो शूज बनते हैं लेदर के और शूज प्लास्टिक से भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, सिंपल लिख लेना है। जैसे वुड की बात हो रही है तो वुड, सॉरी बुक की बात हो रही है तो बुक किससे बनती है उसके आगे आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके अलावा है टम्बलर, टम्बलर किस किस से बन सकता है उसके आगे आपको लिख लेना है। ठीक है, चेयर, चेयर किस किस से बन सकती है उसके आगे आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है टॉय, सेम ऐसे ही टॉय के केस में भी आपको करना है, सेम ऐसे ही शूज के केस में भी आपको करना है। इस तरीके से आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और टीचर भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज्यादा मटेरियल से बन सकते हैं। जैसे अगर हम टम्बलर की बात करें तो टम्बलर ग्लास का बन सकता है, टम्बलर वुड का बन सकता है, टम्बलर प्लास्टिक का बन सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज हमने सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स चैप्टर का अच्छे से एक रिवीजन भी कर लिया और कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व कर लिया है ना, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी कर लिए। बाकी क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।